नमस्कार। वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत फिर एक प्रार्थना के साथ करते हैं। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ शांति शांति शांति। ओ तो कैसे हैं हमारे सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपने इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक क्या है ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं एक पोएम सुनाऊंगी और आप अपने आप गैस कर लेंगे कि वो क्या टॉपिक है जिसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाल देते हैं जज्बात, टाल देते हैं जज्बात, टाल देते हैं सवालात। टाल सकेंगे क्या हर बार हम जिंदगी के हालात। शुरू तो करना है, शुरू तो करना है, आगे भी बढ़ना है। इतने सपने जो सजाए हैं, कितने प्लान्स बनाए हैं, पर थम गए हैं कदम कहीं। अरे हाँ, वहीं करेंगे, कर लेंगे, पर आज नहीं। कहना है कितना कुछ, बोलना है सचमुच, पर अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है। मौत कहाँ पीछे आके खड़ी है। कह देंगे, पर फिर वही, बस आज नहीं। थोड़ा समय सपनों से दूर, थोड़ा समय सपनों से दूर खुद के साथ भी बिताना है। कुछ समय 9 to 5 की दौड़ से दूर, जिंदगी से दूर जाना है। जाएंगे जाएंगे, पूरी दुनिया घूम के आएंगे। नाचेंगे गाएंगे, गिटार भी बजाएंगे कहीं, बस आज नहीं। कल तो आएगा ही, मौके फिर लाएगा ही। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं, सब यहीं तो हैं। समय बिताना है ना सबके साथ, भाई बहन से थोड़ा लड़ना है, माँ की गोद में सर रखना है। पापा से भी करनी है बातें कई, पर आज थोड़ा बिजी हूं यार, आज नहीं। अब तो जैसे आदत ही हो गई है, मानो आज की अहमियत ही खो गई है। क्या कहूं बस इतना जान लो, आज जो चला गया ना, तो कल बस धोखा है। जो आज में कर सको वो कर लो, कल किसने देखा है। प्लान्स बनाए हैं तो थोड़ी हिम्मत भी दिखाओ। हवा महल से निकलो, कुछ करके दिखाओ। आज बहुत खूबसूरत है, उसे खोने की जगह। उसमें तुम कुछ ढूंढ के दिखाओ, उसमें कुछ तुम ढूंढ के दिखाओ। तो बताइए मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। थोड़ा बहुत गैस आपने कर लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। थैंक यू राजेश जी। एनी गैसेस, व्हाट इज टुडेज टॉपिक? काफी कुछ हिंट दे दिया है मैंने। टालना, वेरी गुड राजेश जी। तो देखिए, आज ये जो समस्या है, ये जो पोइम मैंने सुनाई है, हमारे आज के सेशन का पूरा सार है। हमारी ये जो समस्या सिर्फ मेरी नहीं, आपकी नहीं, हर व्यक्ति की समस्या है। किसी में ये थोड़ा कम होता है और किसी में थोड़ा ज्यादा होता है,
पर ये टाल मटोल की प्रवृत्ति हर व्यक्ति में किसी ना किसी अनुपात में मौजूद होती है। और इसी प्रवृत्ति को कहते हैं हिंदी में टाल मटोल, और इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो अब ये प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल का वर्ड जो है, ये बहुत ही एक सिंपल सा, कॉमन सा वर्ड नजर आता है, लेकिन ये व्यक्ति के सक्सेस ग्राफ को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम में प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल की आदत एक स्तर से ज्यादा हो जाती है, तो हम कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब टाल मटोल से होता क्या है, एक स्टोरी शेयर करती हूं, सुनिएगा। एक बार एक हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके दो बेटे थे, लेकिन उन दोनों बेटों में बनती नहीं थी। आपस में उनकी हमेशा किसी ना किसी बात पे बहस हो जाती थी। तो हीरो का व्यापारी जो था वो बहुत समझदार था, और उसने अपना ये पूरा एम्पायर खड़ा किया था। उसे पता था कि अगर ये दोनों को मैंने अपना बिजनेस हैंडओवर किया, तो मेरे बिजनेस का भट्टा बैठना निश्चित है, क्योंकि इन दोनों की आपस में बनती ही नहीं है। ये कोई भी डिसीजन जो है वो सूझबूझ और आपसी बातचीत से नहीं ले पाएंगे, और हर जगह ये आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपना बिजनेस किसी एक को हैंडओवर करूंगा। लेकिन अब उसके लिए प्रॉब्लम ये थी कि वो किसे हैंडओवर करे। तो उसने कहा ठीक है, मैं इन दोनों का एक टेस्ट लेता हूँ। इसके बारे में उसने किसी को बताया नहीं, बस उसने अपने बच्चों को, दोनों को एक दिन अपने पास बुलाया। दोनों उसके पास गए। तो उसने दोनों को कहा कि देखो, आज से मैं तुम्हें रोज शाम को एक लकड़ी दूंगा, और उस लकड़ी को तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहां से ले जाके घर पे रख देना है। तो दोनों ने कहा ठीक है, इतना सा काम है, कोई भी कर सकता है, तो इट्स ओके, हम लोग कर लेंगे। तो ऐसा कह के जो सेठ था वो चला गया। अब शाम को दोनों भाइयों को उसने एक एक लकड़ी दी। तो जो छोटा भाई था उसने तो उस लकड़ी को उठा के घर ले गया, और ले जाके अपनी जगह रख दिया। जो बड़ा भाई था उसने कहा, "अब एक लकड़ी को क्या लेके जाना, कभी और ले जाएंगे। अभी तो मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, कहाँ इस लकड़ी को लेके घूमूंगा। तो मैं इसको यहीं रख देता हूँ, कभी और ले जाऊंगा।" तो ऐसे करके उसने उस लकड़ी को वहीं छोड़ दिया। छोटी सी बात थी, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर सेठ ने एक एक लकड़ी दी। फिर उसने कहा, अब ये एक लकड़ी को कहाँ लेके जाऊंगा, यहीं रख देता हूँ, जब एक साथ बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी तो एक साथ ले जाऊंगा। लेकिन जो छोटा बेटा था, वो रोज उस लकड़ी को ले जाके घर जाके एक जगह रख देता था, जो उसने जगह निर्धारित की थी सेठ ने, वहां पे ले जाके करीने से रख देता था। अब ऐसे करते 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 कम से कम 6 महीने निकल गए। अब वो जो बड़ा बेटा था वो रोज टालता रहता था इस बात को, क्योंकि उसने कभी इसको तवज्जो ही नहीं दी थी कि इसका कोई परिणाम भी हो सकता है। लेकिन छोटा बेटा बिल्कुल बिना नागा डेली उस एक लकड़ी को उठाता और घर ले जाके रख देता। उसको कोई खास एफर्ट भी नहीं करने पड़ रहे थे, क्योंकि रोज घर तो जाना ही होता था। एक लकड़ी का बोझ भी कुछ ज्यादा नहीं होता, उसको उठा के वो घर ले जाके करीने से रख देता था। अब 6 महीने बाद सेठ ने वापस दोनों को बुलाया। उसने कहा, एक काम करना, आज तुमने जो लकड़ियां वहां रखी है घर पे, उसको बिल्कुल करीने से रख देना, और मैं आज देखूंगा कि तुमने किस तरह से लकड़ियों को वहां पे अरेंज किया है, और उसी के हिसाब से मैं अपना बिजनेस उसी को हैंड ओवर करूंगा, जो जिसने ये काम बहुत अच्छे से किया होगा। तो छोटे बेटे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने तो सारा काम कर रखा होता है, आज की लकड़ी ले जानी होती है बस, और वहां जमा भी रखी होती है उसने। लेकिन बड़े बेटे का सिर जो है वो घूम जाता है। अब लकड़ियों का ढेर भी बहुत ज्यादा हो चुका होता है। जो उसने एक से शुरुआत की थी, वो एक से दो, दो से 10, 10 से 20, 50, 100, और अब वो इतना ज्यादा हो गया था कि वो एक साथ ले जा भी नहीं पा रहा था। खैर, उसने किसी तरह से, उसने कहा चलो 2-3 चक्कर में मैं इसको लेके जाता हूँ, गट्ठर बनाया, अपने सिर पे लादा, लेकिन वो नहीं ले जा पाया, और रास्ते में ही उस लकड़ी के बोझ के तले वो गिर गया, और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। शाम को सेठ जी घर आए, तो जब देखा तो वो तो हॉस्पिटल में है, उसका पता चला। और ये उसने अपना बताया कि लकड़ी का ढेर का है दोनों का। तो जो छोटा बेटा था उसका अपना लकड़ी का ढेर बिल्कुल सही सलामत, बिल्कुल ढंग से ऑर्गेनाइज था। और छोटे बेटे का तो उसको पता चल ही गया था कि लकड़ियों के कारण ही उसकी ये दशा हुई है।
तो उसको ये पता चल गया कि मेरे बड़े बेटे में तो टाल मटोल की इतनी प्रवृत्ति है कि उससे एक छोटा सा टास्क डेली का, जिसमें कि कोई एफर्ट भी नहीं लग रहे थे, वो भी नहीं हुआ। तो उसने अपना सारा जो बिजनेस था वो छोटे बेटे को हैंडओवर कर दिया, क्योंकि उसे ये पता लग गया था कि मेरा साम्राज्य को सिर्फ यही संभाल सकता है, यही व्यापार को आगे ले जा सकता है, क्योंकि ये हर काम समय पे करने की आदत रखता है। तो देखा आपने, छोटी छोटी सी चीजें होती है जिसको हम डे टू डे लाइफ पे टालते रहते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं पर अगले दिन। कई बार हम कहते हैं कि चलो कल से करेंगे, कल आता है, अब तो मंडे से करेंगे, मंडे भी आ जाता है, अब इतना टाइम तो हो ही गया है, हम 1 तारीख से करेंगे। वो 1 तारीख भी धीरे धीरे निकल जाती है, नए साल से शुरू करेंगे। तो ये है टाल मटोल की आदत। तो अगर आप भी अपने आप में ये आदत ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर इस आदत से आपको परेशानी होना शुरू हो गई है, तो बिल्कुल सचेत हो जाइए और इस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये जो आदत दिखने में छोटी सी लग रही है, वो वास्तव में छोटी नहीं है। अब ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये जो टाल मटोल की आदत है, ये कितनी भयंकर है, इसका मैं एक आपको उदाहरण पेश करती हूँ। एक बार क्या होता है कि दैत्य जो होते हैं, उनको क्या होता है, मनुष्यों से खतरा महसूस होने लगता है, और वो धरती लोक पे अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। तो वो क्या करता है, दैत्यों का जो राजा होता है वो सभी अपने जो उसके साथी दैत्य होते हैं, छोटे दैत्य होते हैं, उनको बुलाता है और बोलता है कि हमें धरती पे मनुष्यों पे राज करना है। अब उनको किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है वो तुम मुझे बताओ, और कौन जाएगा इस काम को करने के लिए। तो वो जो छोटे छोटे दैत्य होते हैं उसमें से पहला दैत्य आता है, वो होता है क्रोध, एंगर। वो बोलता है कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। तो बोलता है तुम क्या करोगे? बोलता है देखो, मैं हूं क्रोध, तो मैं लोगों में क्रोध की भावना भर दूंगा, और लोग क्रोधित होकर भाई भाई से क्रोधित हो जाएगा, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, अपने आप ही उनमें इतना ज्यादा मन मुटाव हो जाएगा कि वो एक दूसरे को मार देंगे। तो दैत्यराज सुनते हैं, बोलते हैं ठीक है। दूसरा आता है, दूसरा बोलता है मैं हूं लस्ट, वासना। मैं लोगों के हृदय में से प्रेम को बिल्कुल दूर कर दूंगा, और हर आदमी के मन में वासना के ख्यालात भर दूंगा, जिससे दुनिया में प्रेम ही खत्म हो जाएगा। और जब प्रेम खत्म हो जाएगा तो अपने आप दुनिया खत्म हो ही जाएगी। प्रेम के बिना दुनिया चलती ही कितने दिन है। तो दैत्य सुनता है। दैत्य ने कहा ठीक है, और कोई है? तो तीसरा आता है ग्रीड, लालच। बोलता है मुझे आज्ञा दो, मैं 2 मिनट में पूरी मानव जाति को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सभी के मन में इतना लालच भर दूंगा कि वो अपने लालच के चलते किसी भी रिश्ते का, किसी भी दोस्ती का सम्मान करना भूल जाएंगे, और लालची बन के एक दूसरे का हक जो है वो हड़प लेंगे, और आपस में इतना लड़ लेंगे कि अपने आप मानव जाति जो है वो खत्म हो जाएगी। तो वो कहता है ठीक है। इसी तरह से एक एक करते हुए घृणा आता है, जेलसी आता है, जलन आता है, ईर्ष्या आते हैं, सब आते हैं, अपना अपना आ, मत प्रस्तुत करते हैं उनके सामने। तो दैत्यराज किसी से सेटिस्फाई नहीं होता। फिर एक और दैत्य आता है, छोटा सा। तो वो दिखने में बहुत छोटा सा होता है। तो दैत्य बोलते हैं भाई तुम क्या करोगे ये बताओ। बोलता है देखिए राजा जी, मैं ना ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं जितना आपको इन सब ने बताया है। मैं तो लोगों को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करूंगा, मैं उन्हें ईमानदारी सिखाऊंगा, मैं उनको साफ दिल का बनना सिखाऊंगा, मैं उन्हें बहादुरी सिखाऊंगा, मैं उनको लोगों से प्रेम करना सिखाऊंगा। ये सब करके, तेतराज ने कहा ये सब करके तुम कैसे मानव जाति को डिस्ट्रॉय करोगे? तुम तो उन्हें बहुत स्ट्रांग बना दोगे। बोलता है सुनिए तो सही, ये सब करने के बाद मैं उन्हें एक मंत्र दूंगा कि ये सब हम करेंगे, लेकिन कल से करेंगे, जब सही परिस्थितियां आएंगी तब करेंगे। एकदम से हम किसी भी काम को तुरंत शुरू नहीं करेंगे। तो जो दैत्यराज था वो बहुत समझदार था। उसने कहा यही है जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बनेगा, और मनुष्य जाति को जड़ से खत्म करने की एबिलिटी अगर किसी में है तो वो इसी में है। और उस दैत्य का नाम क्या था? कुछ गैस कर सकते हैं? उसका नाम था
प्रोकेस्टिनेशन, टाल मटोल। यस, इट इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड। खूब खर्च करिए, खूब खर्च करिए। जब अंत में बिल भरने की बारी आएगी, तब हमें पता चलेगा कि कितना खर्च हमने कर दिया है। और वो बिल चुकाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि सेठ के बड़े बेटे के साथ हुआ। पूरा इतना बड़ा हीरो का साम्राज्य उसको खोना पड़ा, साथ ही अपनी टांग भी तुड़वानी पड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रवृत्ति कॉल्ड टाल मटोल या प्रोकेस्टिनेशन। तो देखिए, कई बार हमको लगता है कि प्रोकेस्टिनेशन या टालमटोल की प्रवृत्ति है ना, ये जनरल लोगों की प्रवृत्ति है। जो छोटे छोटे लोग हैं उनकी प्रवृत्ति है, जो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, जो ठीक है, नॉर्मल एवरेज लोग जिनको कहते हैं, जिनकी सिंपल सी लाइफ है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया के बहुत सक्सेसफुल और नामी गिरामी लोगों में भी ये प्रोकेस्टिनेशन की आदत थी। उन्होंने इस पे काबू पाया वो बात अलग है, लेकिन उनमें ये आदत कहीं ना कहीं थी। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूं, जिसके नाम आपने सुन रखे होंगे। तो सबसे पहला नाम इनमें आता है हैरी पॉटर। एक बच्चों की बहुत अच्छी वो बुक है, फिक्शन बुक है, जिसकी सीरीज लिखी थी, और इस पे कई सारी वो भी बनी है, मूवीज भी बनी है। और इसकी जो लेखिका थी वो थी जेके रोलिंग। जेके रोलिंग को भयंकर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत थी, और इसी आदत के चलते वो सिर्फ एक चाय पीने के चक्कर में अपने बड़े बड़े टास्क को वो प्रोस्पोन कर देती थी। और सिर्फ एक ट्विटर पे स्क्रॉलिंग करते हुए वो एक अपनी बहुत बड़ी चीज को पोस्टपोन कर देती थी कि कल करूंगी, परसों करूंगी। और इसी प्रोकेस्टिनेशन, टाल मटोल के चलते उनकी बुक का 5th एडिशन जो था, जो कि था हैरी पॉटर एंड द फिनिक्स, ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स, उसके रिलीज में देरी का कारण भी सिर्फ और सिर्फ जेके रोलिंग का प्रोकेस्टिनेशन हैबिट था, टाल मटोल की प्रवृत्ति थी। तो इतनी सक्सेसफुल लेडी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस हैबिट से गुजरी है। दूसरा एग्जांपल लेती हूँ बिल क्लिंटन का। अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं बिल क्लिंटन। अब बिल क्लिंटन जो थे, वो सभी लोग, टाइम्स मैगजीन ने भी ये प्रूव किया है कि बिल क्लिंटन को भयंकर प्रोकेस्टिनेशन की आदत थी। और साथ ही उनमें एक और कमी थी, वो समय के पाबंद नहीं थे। और वो टाइम्स मैगजीन ने बताया है कि इनके जितने भी भाषण होते थे, वो सभी लास्ट मिनट में कट पेस्ट करके बनाए जाते थे। और उपराष्ट्रपति जो थे इनके साथ में, अल गोर, उन्होंने स्वयं ये बताया है कि जो बिल क्लिंटन थे वो समय के बिल्कुल भी पाबंद नहीं थे, और उन्हें इस कारण से कई बार कई समस्याओं का और कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। तो ये थे सेकंड एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, ये तो चलिए नॉर्मल लोग हो गए, पॉलिटिशियन हो गया, जनरल राइटर हो गया। दलाई लामा, जो कि तिब्बती गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। उन्होंने खुद ने ये स्वीकार किया है कि मुझ में चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की प्रवृत्ति है। उन्होंने बताया कि मैं तभी कामों को कर पाता हूं जब मेरे पास डेडलाइन आ जाती है कि मुझे कल ये काम करना है, या अब इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है, तभी वो काम करते थे। और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। हालांकि उन्होंने अपनी इस आदत पे काफी कुछ कंट्रोल कर लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात सरेआम स्वीकार की कि हाँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, चीजों को टालता रहता हूँ जब तक कि वो बहुत जरूरी ना हो जाए। तो उन्होंने भी लोगों को ये संदेश दिया कि ये आदत अच्छी नहीं है, और इस पे जितना जल्दी हो जाए काबू पा लीजिए। चौथा एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स का। जी हाँ, एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स, चेयरपर्सन जो है एप्पल के, को फाउंडर जो है एप्पल के, स्टीव जॉब्स, उनको भी चीजों को टालने की, प्रोकेस्टिनेशन की बहुत भयंकर आदत थी। इसी के चलते वो अपने प्रोडक्ट लॉन्च में कई बार देरी कर देते थे, कर्मचारियों के मुद्दों को सुनने में और उस पर डिसीजन लेने में देरी कर देते थे।
मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स में वो बहुत देर से पहुंचते थे, और इसके कारण उनकी बहुत कई बार उनको इंसल्ट का सामना भी करना पड़ता था। तो देखा आपने कि कई लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग सक्सेसफुल नहीं हैं, लेकिन ये स्वीकार करते हैं कि हम में ये एक गलत आदत है जिस पे वो कुछ हद तक काबू पा चुके हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि ये आदत जो है वो अच्छी आदत नहीं है, और इसके चलते कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्हें नुकसान झेलना पड़ा है या अपमानित होना पड़ा है। तो चलिए, ये तो हुई आज की दुनिया की बात। सतयुग में चलते हैं, द्वापर युग में। तो द्वापर युग में जो युधिष्ठिर थे, क्या कहते हैं उन्हें हम? धर्मराज। तो धर्मराज होने के बाद भी युधिष्ठिर में भी टाल मटोल की आदत थी। तो इसका एक इंसिडेंट आपको सुनाती हूँ। भीम ने उनको इस आदत का रियलाइजेशन करवाया, और उन्होंने अपनी इस आदत पे लगाम लगाई। तो हुआ ये कि एक बार युधिष्ठिर अपने सारे भाइयों के साथ और सब दरबारियों के साथ अपने दरबार में बैठे थे। एक ब्राह्मण देवता है। युधिष्ठिर भी धर्म कर्म काफी करते थे और दान वगैरह देते थे। एक ब्राह्मण देवता है, तो उन्होंने युधिष्ठिर के पास आए, तो युधिष्ठिर ने कहा, बोलो ब्राह्मण राज, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, देखिए मेरी बेटी की शादी है अगले महीने, तो मुझे कुछ दान चाहिए आपसे, मैं बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। उसने कहा, हाँ हाँ जरूर, आपको दान मिलेगा, आप कल आइए और आपको जो चाहिए वो लेके जाइएगा। तो ब्राह्मण देवता वहां से चले जाते हैं। भीम ये देख रहे होते हैं। तो भीम जो है वो अपने दरबारियों को आदेश देते हैं कि ऐसा है कि जश्न की तैयारी की जाए हमारे पूरे राज्य में। जश्न की तैयारी हो जाती है, पूरा जो हस्तिनापुर है वो सज जाता है, और दावतें दी जाती हैं। तो जब युधिष्ठिर को ये पता चलता है, तो वो एक दरबारी से पूछता है, भाई किस चीज की दावतें हो रही हैं? ये क्या ऐसा हो गया है जिससे इतना जश्न मनाया जा रहा है? तो उसने कहा, ये तो हमें भीम ने कहा है ऐसा करने के लिए, आप भीम से ही पूछिए। तो वो जाता है भीम के पास। भीम, ऐसा क्या हो गया कि तुमने इतने बड़े जश्न का तो उसने कहा, आपको नहीं पता भैया? तो उसने कहा, नहीं मुझे तो नहीं पता। बोलता है, आज तो आप अमर हो गए हैं। तो बोलता है, अमर? क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसने कहा कि मैं अमर हो गया हूँ? कौन अमर है इस दुनिया में? बोलता है, आपने आज ब्राह्मण देवता को कहा कि आप उसको कल दान देंगे, यानी कि आपको ये अच्छी तरह से पता है कि आप कल तक जीवित रहेंगे। तो युधिष्ठिर को अपनी बात का एहसास हो गया कि किसी को अगले क्षण का भी नहीं पता है कि हम अगले क्षण जीवित रहेंगे, तो हम कल का किसी को वादा कैसे कर सकते हैं? तो युधिष्ठिर को इस तरह से अपनी इस आदत का एहसास हुआ, और उन्होंने भीम से माफी मांगी कि मैं, और उस ब्राह्मण देवता को उसी वक्त बुला के जो भी उसे चाहिए था वो दिया, और अपने आप से वादा किया कि आगे से मैं कभी किसी भी चीज को टालूंगा नहीं। ऑन द अदर हैंड, एक और स्टोरी सुनाती हूँ सेम टाइम की। कृष्ण भगवान जो थे, अर्जुन ने उनको कहा कि देखिए, आप है ना, मेरे भाई जो युधिष्ठिर है उनको तो कुछ भी नहीं कहते, दानवीरता के मामले में उनको काफी पीछे रखते हो, और हमेशा कर्ण की दानवीरता के किस्से सुनाते हो। ऐसा कर्ण में है क्या? बोलता है, रुको आज मैं आपको दिखाता हूँ। तो कर्ण के पास जाते हैं कृष्ण भगवान। कर्ण उस समय ना अपने बालों में तेल लगा रहे होते हैं, चंपी कर रहे होते हैं। तो उनका जो दाहिना हाथ होता है ना, वो उसका तेल में सना हुआ होता है, और कर्ण के जो पास में एक बहुत ही बड़ा एक पन्नों का एक वो रखा होता है बाउल, जिसमें बहुत ही बहुमूल्य पन्ने, हीरे माणिक्य वगैरह रखे होते हैं। तो कृष्ण आते हैं, उनसे मिले। कृष्ण कहते हैं, देखो कर्ण, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, तो ये क्या तुम मुझे दे सकते हो? तो कर्ण ने कहा, हाँ हाँ, आप मुझसे कुछ मांगे और मैं आपको ना दूं, जरूर दूंगा। लेकिन हाथ उनका पूरा तेल में सना हुआ होता है, तो वो उल्टे हाथ से उसको देने लगते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, अरे कर्ण, तुम्हें पता नहीं है कि उल्टे हाथ से दान नहीं देते? तो बोलता है कि देखिए, इस दान का मुझे पुण्य मिले ना मिले मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं हाथ धो के आऊंगा तब तक मैं जीवित रहूंगा या नहीं, आप यहाँ पे खड़े रहेंगे या नहीं, इसलिए मैं इस चीज में जरा सी भी देरी नहीं करना चाहता हूँ। तो दो एग्जाम्पल आपके सामने थे। युधिष्ठिर, जिन्होंने चीजों को कल के लिए टाला, और कर्ण, जिन्होंने एक क्षण के लिए भी उस चीज को टालना गलत समझा। तो अब आप खुद ये देख लीजिए कि चीजों को टालना कितना नुकसानदेह हो सकता है, और चीजों को उसी वक्त करना कितना फायदेमंद हो सकता है।
तो इतिहास भरा पड़ा है। डे टू डे लाइफ में तो हम देखते ही हैं कि कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम कल पे टाल देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये आदत तो, अब एक चीज और है कि हम चीजों को टालते क्यों हैं। ऐसा क्या हम सारी चीजें तो नहीं टालते। अगर मुझे रेस्टोरेंट जाना है तो मैं जरूर जाऊंगी, मैं उसको नहीं टालूंगी। लेकिन मुझे कोई बात, किसी से मिलने जाना है और मुझे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट खास नहीं है, तो मैं उसको टाल दूंगी। यानी कि मोस्टली हम उन बातों को टालते हैं जिनको करने से हम बचना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां जो आपके मनपसंद का नहीं है और आप वहां पे हर बात को, हर काम को टाल रहे हैं, तो बेटर है कि आप एक बार सोचें और अगर हो सके तो अपने प्रोफेशन को चेंज कर लीजिए। क्योंकि अगर आप इस प्रोफेशन में रह के इस टाल मटोल की आदत के साथ रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि प्रोफेशन जो है वो आपकी लाइफ से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। देखिए, कुछ चीजों को टालने से हमें कोई खास नुकसान नहीं होता है। जैसे कि मुझे पंखा साफ करना है, मैंने आज नहीं भी किया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी। लेकिन मुझे अगर आज मेरा सेशन लेना है और मैंने उसकी तैयारी नहीं करी, तो वो मेरे लिए एक अलार्मिंग साइन है। तो हमें चीजों को इस तरह से देखना होगा कि क्या ये चीजें टालने लायक है या नहीं है। अगर टालने लायक है तो आप उसे टाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपको उसको टाल मटोल की आदत को बिल्कुल बंद कर देना होगा। तो ये तो चीजें हुई। अब कुछ मैं आपको टिप्स दे देती हूँ कि आपने कहा कि भाई आपने ये तो बता दिया टाल मटोल होती है, हम टाल मटोल करते हैं, लेकिन अब इस टाल मटोल की आदत से बचे कैसे अगर ये आ ही गई है। तो देखिए, ये तो मैं आपको शत प्रतिशत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि ये आदत हर आदमी में कहीं ना कहीं मौजूद है। कोई, मैं कहती हूँ 0.09% ऐसे लोग होंगे, 1% भी नहीं है, कि उनमें ये आदत नहीं होगी प्रोक्रेस्टिनेशन की और इमीडिएटली वो काम कर देते होंगे। अदरवाइज हर आदमी में कहीं ना कहीं छोटे या बड़े अनुपात में ये आदत मौजूद होती ही है। खैर, चाहे आप में थोड़ा टालने की प्रवृत्ति हो या ज्यादा कामों में टालने की प्रवृत्ति हो, कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं, कुछ ऐसे टिप्स की बात करते हैं जिससे हम इस प्रवृत्ति पे थोड़ा अंकुश लगा सकते हैं, अपनी टालने की प्रवृत्ति को थोड़ा टाल सकते हैं, यानी कि हम टाल मटोल से बच सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहली जो टिप है वो है कि अपने जितने भी गोल्स हैं, जो भी आपको काम करने वाले हैं, उनको पेपर पे लिखने की आदत डालिए। जी हाँ, पेपर पे लिखने की आदत डालिए। दिखने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन जब आप चीजों को, टू डू लिस्ट को पेन डाउन कर लेते हैं तो वो आपको आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसको डिसाइड करने में बहुत हेल्प करती है। अब दूसरी टिप, जब आपने उसको पेन डाउन कर लिया तो आप एक फॉर्मूला अपनाइए, ABCDE। अब आप पूछेंगे, हाँ सोनिका अभी सुनिए, पूरा सुनिए। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हम सभी में होती है और मुझ में भी है, मुझ में शायद थोड़ी सी ज्यादा ही है, इसलिए ये टिप्स मेरे भी काफी काम आए हैं। तो देखिए, ABCDE, ये 5 कैटेगरीज क्या हैं। आपने टू डू लिस्ट बना ली। अब ए कैटेगरी में आप उन चीजों को लिखिए जो बेहद जरूरी हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता है। दूसरी, बी श्रेणी में वो कैटेगरीज, उस उन कामों को लिखिए जो जरूरी हैं लेकिन ए कैटेगरी के कामों के बाद, यानी कि पहले आप ए कैटेगरी के काम करेंगे, फिर आप बी कैटेगरी के कामों को करेंगे, वो भी जरूरी है लेकिन ए के बाद उनका नंबर आएगा। सी कैटेगरी में ऐसे काम आते हैं जो आप करें तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। डी कैटेगरी में वो चीज है जो ऐसे काम है जो आप किसी और को भी डेलीगेट कर सकते हैं।
मान लीजिए कि मेरा बेटा या बेटी कॉलेज से आ रहे हैं, मुझे रास्ते से अपना चश्मा मैंने बनवाने के लिए दे रखा है। अब मैं जाना है मुझे, लेकिन मैं किसी को कह सकती हूँ कि बेटा आते वक्त वहां से वो चश्मा मैंने दिया हुआ है, आप लेते आइएगा। यानी कि कोई और आपकी जगह वो काम करेगा तो भी कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो डी पे आता है आप डेलीगेट कर सकते हैं चीजों को। पांचवें ऐसे काम होते हैं जिनको आपको करना ही नहीं है, आपने बिना बात में उसको अपनी लिस्ट में रख रखा है, तो इसको आप ना भी करें तो चलेगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आज आपने कुछ टू डू लिस्ट बनाई। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपकी टू डू लिस्ट में सबसे बड़ी जो नंबर वन पे आता है, क्योंकि आपकी तबीयत 4-5 दिन से खराब है, आपको फीवर आ रहा है जो उतर नहीं रहा है, तो आपकी टू डू लिस्ट में सबसे मेजर जो काम होगा वो होगा अपने आप को डॉक्टर के पास लेके जाना। इसको आप किसी भी तरह से नीचे कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, ये आपके आज के कामों की प्रायोरिटी है। तो सबसे पहला काम जो आज आप करेंगे वो क्या करेंगे, अपने आप को डॉक्टर के पास दिखाना और जो भी वो प्रिस्क्राइब करें, टेस्ट वगैरह उनको करवाना, दवा लेके आना। दूसरे नंबर की जो आपकी बात है, मान लीजिए आज मुझे अपने सेशन की तैयारी करनी है, तो सेकंड प्रायोरिटी मेरे लिए अपने सेशन को तैयार करना है, मैं वो करूंगी। वो भी मेरे लिए जरूरी है, लेकिन पहले मैं डॉक्टर को दिखा के आऊंगी, उसके बाद मैं सेशन की तैयारी करूंगी। तीसरे नंबर पे मेरी बात आती है कि मुझे आज गाजर का हलवा बनाना है, गाजर मैंने लाके फ्रिज में रखी हुई है। अब ये जरूरी तो है क्योंकि गाजर मैं इतनी सारी लेके आई हूं, अब वो खराब हो जाएंगी, लेकिन इतनी जरूरी नहीं है कि मैं उसको आज ना करूं तो काम नहीं चलेगा, मैं उसको कल भी कर सकती हूँ। तो ये मेरी सी कैटेगरी हो गई। अब डी कैटेगरी में जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ सामान मुझे मार्केट से मंगाना है, या मुझे सपोज गाजर छीलने के लिए कहना है, तो मैं किसी और को कह सकती हूँ अपने घर में, अपनी हाउस हेल्प को कह सकती हूँ, या जो भी इस काम को मेरे लिए कर सकता है मैं उसको डेलीगेट कर सकती हूँ कि ये काम तुम कर दो। और पांचवा जो काम है जिसको मुझे नहीं करना है, हो सकता है कि मुझे आज इच्छा हो कि एक फिल्म देखनी है, मैं नहीं भी करूंगी तो चलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी जरूरी काम नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं करूंगी तो भी चलेगा। आज नहीं करूंगी, कल नहीं करूंगी, एक महीना नहीं करूंगी, इट्स एब्सोल्युटली ओके। तो इस तरह से आप एक लिस्ट बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए और उसको कैटेगराइज कर लीजिए ABCDE। चलिए, तीसरा जो फॉर्मूला है वो है 6P फॉर्मूला। अब ये 6P फॉर्मूला क्या है? 6P से ये वर्ड स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको 6P फॉर्मूला कहा गया है। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग, प्रेजेंट पुअर प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। वापस बता रही हूं, 6P's का मतलब प्रॉपर प्रायर प्लानिंग, प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। अगर हमने किसी चीज की अच्छे से पहले से प्रायर प्लानिंग कर रखी है तो हमारी परफॉर्मेंस पुअर होगी, इसकी संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो जो भी आप काम करें उसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें, जिससे कि वो काम जो है वो इजी हो जाए और आसान हो जाए, और उसमें सक्सेस मिलने की गारंटी भी शामिल हो जाए। नेक्स्ट है आपका 595 रूल। अब ये 595 रूल क्या है? देखिए, 595 रूल ये है कि हम प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपना 95% टाइम जो है वो प्लानिंग में निकाल देते हैं और सिर्फ 5% एक्शन में निकालते हैं। तो हमें इसको रिवर्स करना है, हमें 5% टाइम प्लानिंग के लिए देना है और 95% में मैसिव एक्शन लेना है टुवर्ड्स आवर गोल। प्लानिंग करिए, लेकिन प्लानिंग का टाइम इतना नहीं हो जाना चाहिए कि हमें वो प्लानिंग एग्जीक्यूट करने के लिए ही टाइम ना बचे। तो प्लानिंग में अगर हम 5% दे रहे हैं, तो 95% आपको उसको एग्जीक्यूट करने में देना है। तो ये है 595 रूल। नेक्स्ट आता है कि सिंगल फोकस। आपका फोकस जो है वो बिल्कुल शार्प, टू द पॉइंट होना चाहिए। जिस तरह अर्जुन का फोकस था मछली की आंख, और इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, और बाकी सबको, किसी को पेड़ नजर आ रहा था, किसी को चिड़िया नजर आ रही थी, किसी को आसपास का जंगल नजर आ रहा था, लेकिन अर्जुन को सिर्फ आंख नजर आ रही थी। एक और एग्जांपल देती हूँ फोकस के लिए। हमने सबने एक साइंस में एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें कन्वर्जिंग अपन मिरर लेते थे और सूरज की किरणों को उसके ऊपर कंसंट्रेट करवाते थे, और जहां एक पॉइंट पे वो पूरी तरह से मिलती थी, वहां पे
बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, और इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती थी कि वो पेपर अगर रखे तो पेपर बर्न होने लगता था, आग लगने लगती थी। ये है सिंगल फोकस का एग्जाम्पल, रियल लाइफ। फोकस होने से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सिंगल फोकस होने आपको वो एनर्जी सक्सेस के शिखर पे पहुंचा के दम लेती है। तो हमेशा अपना एक सिंगल फोकस रखिए, एट अ टाइम उसी फोकस पे काम कीजिए। नेक्स्ट आपका है, ये भी कहा गया है कि साधारण इंसान असाधारण फोकस के साथ असाधारण काम कर जाता है। बिल्कुल सिंपल इंसान होता है, लेकिन जब उसका फोकस बिल्कुल टिप होता है, टू द पॉइंट होता है, तो वो ऐसे काम कर देता है जो उसके लिए इम्पॉसिबल माने जाते हैं, या लोग सोचते हैं ये काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट रूल है आपका 80-20 रूल। अब ये 80-20 रूल क्या है? देखिए, हमारी लाइफ में जितने भी काम होते हैं ना, उसमें से केवल 20% काम ऐसे होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। तो उन 20% कामों को आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे लिखिए, जिससे आपको 80% रिजल्ट मिलने वाला है, आपकी लाइफ पे उसमें फर्क पड़ने वाला है। तो वो 20% काम कीजिए, जिससे आपकी लाइफ को 80% अचीव हो। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। देखिए, हर काम के लिए हमारे पास समय हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी काम के लिए हमारे पास समय होता ही है। तो हमें पता है कि हमारे पास, हमको देखो, आपको जब किसी मनपसंद इंसान से मिलने की इच्छा होती है ना, तो आप बाय हुक और बाय क्रुक टाइम निकालते हैं उससे मिलने के लिए। आपको बात करनी होती है, आप उससे बात करते हैं, भले ही आप कितने भी बिजी हो, आप 2 मिनट निकालेंगे, उससे बात करेंगे, उसको मैसेज करेंगे। मिलने जाना होगा तो आप जल्दी से, भले ही 5 मिनट के लिए मिलके आए, लेकिन आप मिलके आएंगे। तो ये सब हमें पता होता है कि क्या चीज जरूरी है और क्या चीज जरूरी नहीं है। जिससे आपको बात नहीं करनी होगी, आपको लगता है नहीं, इससे तो मेरा बात करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो आपके पास भले ही टाइम हो, आप बैठे बैठे रील्स भी स्क्रॉल कर रहे हो, आप उसको मैसेज नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में हमें पता होता है कि ये काम जरूरी है, और उसको आप 100% फोकस के साथ कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेंटेन हेल्थी लाइफस्टाइल। जी हाँ, देखिए, किसी भी काम को करने के लिए आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से तभी कर पाएंगे जब आप में एनर्जी होगी। एनर्जी कब आएगी? जब आप हेल्दी होंगे। ये तो हम सब मानते हैं कि हम किसी भी काम को तभी अच्छे से, आज मैं आपके सामने सेशन प्रेजेंट कर रही हूँ, कैसे कर पा रही हूँ? क्योंकि मैं हेल्दी हूँ, मेरे अंदर एनर्जी है। अगर आज मैं बीमार होती या मेरे में एनर्जी नहीं होती, तो मैं ये सेशन इतने एफिशिएंटली प्रस्तुत नहीं कर पाती। आपको कहीं पे जाना है, घूमने जाना है, या कोई काम करना है, अगर मेरा सिर दर्द होता रहेगा, हाथ पैरों में दर्द होता रहेगा, मुझे डिजीनेस रहेगी, नींद आती रहेगी, तो मैं उस काम को सर्टनली एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाऊंगी। तो हेल्दी होना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारे वेलनेस चौपाल का भी मेन मोटो है, और उसके लिए तो हम टाइम टू टाइम आपको बताते ही रहते हैं। देन उसके बाद है आपका कि आप सभी को पता होता है कि पूरे दिन में आप कब फॉर्म में होते हैं। जी हाँ, फॉर्म में। जैसे सचिन तेंदुलकर एक पर्टिकुलर टाइम पे फॉर्म में थे, युवराज किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे फॉर्म में थे, हर क्रिकेटर, हर एक्टर एक पर्टिकुलर टाइम पे फॉर्म में होता है। सिमिलरली हम भी किसी पूरे 24 घंटे में से कुछ पर्टिकुलर वक्त पे अपने फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे हम अपना 100% जो भी काम करते हैं उसके हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब ये जो टाइम होता है ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ मॉर्निंग पर्सन होते हैं जो सुबह उठ के काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ लेट नाइट पर्सन होते हैं जो लेट नाइट में काम करके ज्यादा सक्सेस अचीव करते हैं। कुछ दिन में ही अपना काम निपटा लेते हैं। तो यू जस्ट फाइंड इट आउट कि आप कौन से टाइम पीरियड में फॉर्म में रहते हैं, और उसी टाइम पे अपने मैक्सिमम कामों को आप करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेक रेगुलर ब्रेक। आप अपनी दिनचर्या से टाइम टू टाइम ब्रेक लेते रहिए।
दिन में हर काम के बाद, जैसे 50 मिनट आपने काम किया, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। वीक में आप 2-3 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, महीने में 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, साल में 4-5 दिन का ब्रेक ले सकते हैं। या ब्रेक लेके आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। प्रीफरेबली आप फिजिकल एक्टिविटी करिए, ये आपको ज्यादा एनर्जी देगा फॉर फर्दर वर्क। तो ये थे कुछ टिप्स, तो जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कम करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो हम सेशन के अंत में आ गए हैं। एक और आपको मैं वो सुनाती हूँ, पोइम है, मुझे बहुत पसंद है। मुनीर नियाजी की एक कविता है, हमेशा देर कर देता हूँ। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी, यार को ढांढस बंधाना हो, बहुत देरी ना रास्तों पर, देरी ना मतलब पुराने रास्तों पर जहां हम पहले कभी चल चुके हैं, बहुत देरी ना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी की मौत से पहले, किसी की मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसे जाके बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो हमें देर नहीं करनी है, किसी भी चीज के लिए देर नहीं करनी है, कभी भी चीजों को टालना नहीं है। थैंक यू राजेश जी। कबीर दास जी के इस दोहे को हमेशा अपने साथ रखना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना बहुत 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 ख्याल रखें, और चीजों को टालने की प्रवृत्ति से बचें। नमस्कार।